जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रपोजिशंस को डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों हमने जाना कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं और दोस्तों यह कितने प्रकार के होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रपोजिशंस पर आधारित साथियों रूल्स ऑफ प्रपोजिशंस, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि रूल्स वे कौन कौन से रूल्स हैं दोस्तों जो प्रपोजिशंस को एक दिशा प्रदान करते हैं और दोस्तों जिनका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वे महत्वपूर्ण रूल्स हैं जिनके आधार पर प्रपोजिशंस को एक दिशा प्रदान की जाती है और दोस्तों इनका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रपोजिशंस पर आधारित क्लास 2 है। इसको दोस्तों आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। इसके साथ ही दोस्तों देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों समझ लेंगे प्रपोजिशंस को कुछ महत्वपूर्ण नियमों के आधार पर वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है। वे नियम रूल्स निम्न प्रकार हैं। कितने हैं दोस्तों? निम्न प्रकार हैं, उसको आप समझ लेंगे। इसमें दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण 12 रूल्स को लिया गया है, जिसके आधार पर आप महत्वपूर्ण प्रपोजिशंस का प्रयोग करना सीख सकेंगे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर 1 को देख लेते हैं। रूल नंबर 1 को देख लेंगे, प्रपोजिशंस एट एंड इनका प्रयोग। दोस्तों इसमें आप पढ़ेंगे एट का प्रयोग और दोस्तों इनका प्रयोग। ठीक है, इसको साथियों देख लेंगे। रूल नंबर 1 को देख लेंगे, एट और इनका प्रयोग। इसमें देख लेंगे साथियों पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2, 3, 4 के माध्यम से इसको समझ लेंगे, एट और इनका प्रयोग। ठीक है, एट का प्रयोग देख लेंगे। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, एट का प्रयोग साथियों कहाँ होता है? छोटे स्थानों में होता है, छोटे कस्बों में होता है और छोटे गांवों के लिए किया जाता है। छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, छोटे कस्बों के लिए किया जाता है और छोटे गांवों के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार दो साथियों इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए, नगरों के लिए और देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरह देख लेंगे पॉइंट नंबर 3 देख लेंगे साथियों। इसको एक बार पुनः पढ़ लेंगे। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, छोटे कस्बों, छोटे गांवों के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, नगरों, देशों के लिए किया जाता है। इसी तरह एट का प्रयोग निर्धारित समय के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। ये मुख्य फैक्ट है साथियों, ये आप अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लें ताकि साथियों आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। निर्धारित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग। लंबी अवधि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग। छोटे स्थानों, छोटे कस्बों, छोटे गाँवों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग। इस तरह से साथियों इनका प्रयोग बड़े स्थानों, नगरों और देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसको साथियों कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। जैसा कि हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 पर आधारित ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पर इसको सेंटेंस के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स दिए हैं, देख लेंगे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके आधार पर जैसा कि हमने पढ़ा एट का प्रयोग छोटे स्थानों, छोटे कस्बों और छोटे गांवों के लिए किया जाता है। उसी तरह दोस्तों इनका प्रयोग बड़े नगरों, देशों के लिए किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। इसी तरह दोस्तों हमने पढ़ा एट का प्रयोग निर्धारित समय के लिए किया जाता है और साथियों हमने पढ़ा इनका प्रयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 को आधार बनाकर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दिया है सी लीव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। दोस्तों वह रहती है
क्या करती है? वह रहती है 8 लक्ष्मी नगर, ठीक है, इन दिल्ली। साथियों इसमें आपको देखना है इनका प्रयोग दिल्ली से पहले किया गया है और लक्ष्मी नगर से पहले 8 का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य जो कह रहा है वह रहती है ही लिव्स 8 लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। वह दिल्ली में कहाँ रहती है साथियों? दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहती है, ठीक है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहती है। कहाँ रहती है? दिल्ली के लक्ष्मी नगर में वह रहती है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं दिल्ली में जो लक्ष्मी नगर एक कॉलोनी है या कस्बा है या गांव है या कह सकते हैं हम कोई छोटा स्थान है, इस तरह से कह सकते हैं, वह कहाँ रहती है? दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहती है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इनका प्रयोग बड़े शहरों के लिए, बड़े नगरों के लिए किया जाता है या बड़े स्थानों के लिए किया जाता है और 8 का प्रयोग छोटे कस्बों, छोटे गाँव या छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना है। इसी तरह देख लेंगे वी लीव, इसी तरह समझ लेंगे वी लीव इन मुंबई। मुंबई क्या है साथियों? बड़ा शहर है। क्या है? बड़ा शहर है। इसी तरह दिल्ली क्या है? बड़ा शहर है, ठीक है। इससे पहले किसका प्रयोग किया गया? इनका प्रयोग किया गया है। इसी तरह देख लेंगे हम रहते हैं, वी लिव इन मुंबई, हम मुंबई में रहते हैं, ठीक है। शी विल कम इन द इवनिंग। साथियों इसमें देखना हम शी विल कम, वह आएगी इन द इवनिंग, शाम को वह आएगी। कब आएगी साथियों? इनका प्रयोग किया गया है शाम को वह आएगी, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ एक इनका प्रयोग किया गया है, एक लंबी अवधि के लिए किया गया है, जबकि 8 का प्रयोग निर्धारित समय के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट नंबर 1 पर आधारित है, ये 2 पर आधारित है और साथियों ये जो है 4 पर आधारित है, ये 3 पर आधारित है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पर आधारित। 8 का प्रयोग निर्धारित समय के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। यहाँ दिया है सी विल कम इन द इवनिंग, वो शाम तक या शाम को आएगी, ठीक है। सी विल कम एट 5 o'clock। क्या है? सी विल कम, वह आएगी, कब आएगी? 5 o'clock, 5 बजे तक। कब तक? 5 बजे तक आएगी। यहाँ क्या है साथियों? एक निर्धारित समय की बात की गई है, एक निर्धारित समय की बात की गई है, इसलिए साथियों यहाँ 8 का प्रयोग किया गया। इसी तरह देख लेंगे, इसी तरह देख लेंगे दे लेफ्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। साथियों जब 7 o'clock यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, तब हमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, 8 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि साथियों यहाँ निर्धारित समय की बात की गई है, यहाँ निर्धारित समय की बात की गई है, इसलिए साथियों यहाँ 8 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर 8 का प्रयोग छोटे कस्बों, छोटे गांव, छोटे शहरों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बड़े नगरों के लिए किया जाता है, बड़े शहरों के लिए किया जाता है, ठीक है, बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। इसी तरह 8 का प्रयोग साथियों निर्धारित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निर्धारित समय के लिए। इनका प्रयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। किसके लिए? लंबी अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं, रूल नंबर 2 को देख लेंगे। रूल नंबर 2 दिया है, रूल नंबर 2 में दिया है प्रपोजिशंस इन एंड इनटू का प्रयोग। किसका प्रयोग? इन और इनटू का प्रयोग। किसका प्रयोग? इन और इनटू का प्रयोग। प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग और इनका प्रयोग, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। इनका प्रयोग स्थिरता, इनका प्रयोग स्थिरता, पोजीशन एट रेस्ट के लिए होता है। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है साथियों? स्थिरता के लिए, स्थिरता के लिए, रुकी हुई चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 1 और 2 को हम देख लेंगे। जबकि साथियों
यहाँ इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। किसके लिए होता है? गति के लिए, या कह सकते हैं मोशन के लिए होता है, गति के लिए होता है। और इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। प्रपोजिशन इन और इनटू का प्रयोग यहाँ देख रहे हैं हम, पॉइंट नंबर 1 और 2 के माध्यम से इसको समझ लेंगे। साथियों यहाँ दिया है एग्जाम्पल्स, पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित है ये, इसको आप समझ लेंगे। इनका प्रयोग साथियों स्थिरता के लिए होता है और इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। ये चीज़ आपको समझना है। इनका प्रयोग किया गया है ही इज़ इन द रूम, ठीक है, ही इज़ इन द रूम। ही इज़ वह है, इन द रूम में वह कमरे में है, ठीक है, क्या है? वह कमरे में है। इसी तरह देख लेंगे वह कमरे में है। एक तरह का यहाँ जो बोध हो रहा है वह स्थिरता का हो रहा है ना। क्या हो रहा है? स्थिरता का बोध हो रहा है, क्योंकि वह कमरे में है। किस में है? कमरे में है। इसी तरह देख लेंगे सेकंड, देख लेंगे इसको। ये साथियों पॉइंट नंबर 1 पर आधारित है, ये पॉइंट नंबर 2 पर आधारित है, ठीक है। ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया, ठीक है, वह कमरे में आया। यहाँ साथियों एक गति का बोध हो रहा है, एक गति का। इनटू से क्या हो रहा है साथियों? एक गति का बोध हो रहा है, एक मोशन का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? एक मोशन का बोध हो रहा है, एक गति का बोध हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो साथियों यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है और यहाँ जो है इनका प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूँ ये सारे पॉइंट या सारे फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों आप इसको रिपीट करके भी इसको देख सकते हैं, ताकि दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाए। आइए साथियों देखते हैं, आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 3 को देख लेंगे। रूल नंबर 3, प्रपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग। साथियों इसमें हम सीखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 और 2 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 को देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, निश्चित समय की बात की जा रही है। जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। आपको साथियों ये दिमाग में रखना है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, जबकि फॉर का प्रयोग में अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। इसको आप समझ लेंगे। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित है ये। सिंस का प्रयोग साथियों निश्चित समय के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, ठीक है। आई हैव नो हर सिंस 1995। साथियों निश्चित समय दिया है, क्योंकि यहाँ जो सन दी है 1995, ये साथियों एक निश्चित समय का प्रतिरूप है और दोस्तों ये निश्चित समय को बयां कर रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ दिया है सिंस का प्रयोग किया गया है। आई हैव नो हर सिंस 1995, मैं उसको 1995 से जानता हूँ। क्या है साथियों? मैं उसको 1995 से जानता हूँ, ठीक है। दूसरा देख लेंगे, ये साथियों पॉइंट नंबर 1 पर आधारित है। इसी तरह देख लेंगे ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस मंडे। यहाँ दिया है साथियों वह मंडे से वह मंडे को मुझसे नहीं मिलता है। क्या है? वह मंडे को मुझसे नहीं मिलता है। यहाँ दिया ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस मंडे, ठीक है। यहाँ दिया है वह मंडे को मुझसे नहीं मिलता है। इसको देख लेंगे। यहाँ साथियों सिंस की बात की है, यहाँ मंडे की बात की गई है। हमें बस इतना देखना है कि मंडे जब दिन को बताया जा रहा है तो दोस्तों ये क्या है? ये निश्चित समय की बात की जा रही है, ठीक है। ये दोस्तों निश्चित समय की बात की जा रही है और यहाँ पर साथियों पॉइंट नंबर 1 लागू होगा, ठीक है, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह देख लेंगे
शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। दोस्तों यहाँ दिया 2 days। अब यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 2 दिन कौन से हैं, ठीक है। 2 दिन कौन से हैं? फॉर 2 दिन, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। फीवर फ्रॉम सफरिंग, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। साथियों वह झेल रही है फ्रॉम फीवर, फीवर को, फॉर 2 days से, 2 दिन से, 2 दिन से साथियों वह फीवर को झेल रही है, या 2 दिन से वह बुखार में है, इस तरह से कह सकते हैं। कितने दिन से? 2 दिन से। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं 2 दिन दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये क्लियर नहीं किया कि मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, या साथियों हम कह सकते हैं कि 2 दिन वह कौन से हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए दोस्तों ये क्या है? अनिश्चित समय की बात की गई है, अनिश्चित समय की बात की गई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ मंडे दिया था तो एक निश्चित हो रहा था कि मंडे है, यहाँ 1995 दिया था, वह निश्चित कर रहा था कि 1995 है। यहाँ 2 दिन दिए हैं, या आगे के हैं या पीछे के हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ अनिश्चित समय की बात की गई है, और इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। प्रपोजिशन क्या किया गया है? प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट नंबर 1 पर आधारित है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है, ये पॉइंट नंबर 1 पर आधारित हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 पर आधारित है। आइए साथियों देख लेते हैं, रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ दिया है साथियों प्रपोजिशंस सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। अभी हमने पढ़ा था सिंस और फॉर का प्रयोग, यहाँ सिंस और फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है। प्रपोजिशंस सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के माध्यम से इसको समझेंगे अच्छे से। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए होता है साथियों, सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए होता है, ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग समय व स्थान दोनों के लिए होता है, ये चीज़ आपको नोट करना है। समय व स्थान दोनों के लिए होता है, यहाँ केवल समय के लिए होता है। सिंस का प्रयोग समय के लिए होता है और फ्रॉम का प्रयोग समय व स्थान दोनों के लिए होता है। पॉइंट नंबर 3 देख लेंगे। पहले हम इस पर आधारित 2 प्रश्नों को देख लेते हैं, 2 सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए होता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग समय और स्थान दोनों के लिए होता है। इस पर आधारित देख लेंगे साथियों 3 प्रश्न। एग्जाम्पल्स पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित प्रश्न है ये। देखिए साथियों, ही हैज़ नॉट कम सिंस लास्ट वीक। पिछले सप्ताह सी हैज़ नॉट कम, वह नहीं आया है। क्या है साथियों? वह नहीं आया है पिछले सप्ताह, ठीक है। यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है लास्ट वीक। यहाँ साथियों सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग समय और स्थान दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ समय दिया है लास्ट वीक, ठीक है, यहाँ समय दिया है लास्ट वीक, इसलिए साथियों यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है, ठीक। इसी तरह देख लेंगे सेंटेंस 2 के माध्यम से इसको और अच्छे समझ लेते हैं। सी स्लेप्ड फ्रॉम 5 PM to 7 PM। दोस्तों वह सोई फ्रॉम 5 PM से 7 PM तक, ठीक है। कब तक सोई वह? 5 बजे से 7 बजे तक। इसको समझ लेंगे। यहाँ समय की बात की, इसलिए साथियों यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ 5 बजे से 7 बजे तक वह सोई रही, इसलिए दोस्तों यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया गया। यहाँ समय की बात की गई, जबकि सिंस में केवल समय की बात की जाएगी, यहाँ समय और स्थान दोनों की बात की जाएगी, ठीक है। तीसरा देख लेंगे। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। क्या है? आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की, फ्रॉम दिल्ली से मुंबई तक। मैंने यात्रा की दिल्ली से मुंबई तक। यहाँ साथियों स्थान की बात की गई है। यहाँ क्या बात की गई? स्थान की बात की गई। दिल्ली क्या है? एक स्थान है। मुंबई क्या है? एक स्थान है। इसलिए साथियों यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया, फ्रॉम का प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। इसको समझ लेंगे। मैं समझता हूँ साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और
आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों सारे प्रपोजिशंस को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 को देख लेंगे इसके। यहाँ साथियों जैसे हमने पढ़ा था पिछले पॉइंटों में, सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए किया जाता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग समय व स्थान दोनों के लिए किया जाता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है इसका, फ्यूचर टेंस में कुछ जगह सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों? फ्यूचर टेंस में कुछ जगह सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे पॉइंट नंबर 3 पर आधारित है ये प्रश्न, पॉइंट नंबर 3 पर आधारित है, इसको समझ लेंगे। सी हैज़ बीन अब्सेंट सिंस ट्यूसडे। इसको दोस्तों समझना है आपको। सी हैज़ बीन अब्सेंट क्या है? वह अनुपस्थित थी। क्या? वह अनुपस्थित। क्या है साथियों? अनुपस्थित। इसको यहाँ लिख लेते हैं, वह क्या है? अनुपस्थित। अब्सेंट, अब्सेंट की बात की जा रही है, वह क्या है? अनुपस्थित रही सिंस ट्यूसडे। वह कब से अनुपस्थित रही है? सिंस ट्यूसडे से, मंगलवार से वह अब्सेंट रही। ठीक है, मंगलवार से वह अनुपस्थित रही। इसके साथ ही साथियों देख लेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ जो है सिंस का प्रयोग किया गया है फ्यूचर टेंस में कुछ जगह सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ साथियों सिंस का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दोस्तों देखें फ्यूचर टेंस में देख लेंगे इसको। फ्यूचर टेंस में देख लेंगे, जैसे दिया है यहाँ साथियों, दिया है सिंस का प्रयोग किया गया। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में देख लेंगे। आई शैल बी अब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे। साथियों यहाँ दिया है मैं होंगी अब्सेंट, अनुपस्थित, फ्रॉम ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे से अब्सेंट होंगी। ठीक है, आई शैल बी अब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे से अब्सेंट रहूँगा। दोस्तों यहाँ आई की बात की गई है इसलिए रहूँगा होगा, सॉरी, वहाँ सी की बात की गई थी इसलिए फीमेल की बात की गई। यहाँ साथियों आई की बात की गई। आई शैल बी अब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे। मैं अनुपस्थित रहूँगा फ्रॉम ट्यूसडे से। कब से? मंगलवार से। ठीक है, इसको समझ लेंगे। आइए साथियों रूल नंबर 5 देख लेंगे, प्रपोजिशंस ऑन और अपॉन का प्रयोग। क्या है साथियों? प्रपोजिशन ऑन और अपॉन का प्रयोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और 2 को देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए होता है और यह स्पर्श दिखाता है। क्या? यह स्पर्श दिखाता है, टचिंग दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? स्पर्श दिखाता है। अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। इसको आप समझ लेंगे, इसको आप समझ लेंगे। तो साथियों आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित है ये। दोस्तों ऑन का प्रयोग क्या होता है? स्थिर वस्तुओं के लिए होता है और दोस्तों वह क्या दिखाता है? स्पर्श दिखाता है। जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, इसमें दिया है द बुक इज़ ऑन द टेबल। क्या है? द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, क्या है? द बुक, किताब है, ऑन द टेबल, मेज पर, किताब मेज पर है। ठीक है, किताब क्या है? मेज पर है। ऑन द टेबल, ऑन का प्रयोग किया गया है यहाँ, प्रपोजिशन। ऑन क्या है यहाँ पर? ऑन एक प्रपोजिशन है। ठीक है, ऑन क्या है साथियों? एक प्रपोजिशन है। ऑन का प्रयोग किया गया क्योंकि साथियों किताब टेबल पर है। इसका मतलब ये है साथियों किताब जो है वह स्थिर है। क्या है? किताब क्या है? स्थिर है। इसी तरह सेकंड देख लेंगे, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। दोस्तों द कैट, बिल्ली जो है जंप्ड करती है या कूदती है अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर से कूदती है।
किसके ऊपर से कूदती है? जंप्ड करती है, टेबल के ऊपर से कूदती है। अर्थात साथियों वह जो किताबें हैं वह स्पर्श कर रही थी और साथियों वह स्थिर थी, वह स्थिर भी थी और किताबें वहाँ स्पर्श भी कर रही थी। किससे? मेज के साथ। स्पर्श किसके साथ कर रही थी? मेज के साथ। लेकिन साथियों यहाँ जो है एक गतिशील रूप को दिखाया गया है, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अर्थात दोस्तों बिल्ली जो है जंप्ड करती है, कूदती है अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर से कूदती है। किसके ऊपर से कूदती है? टेबल के ऊपर से कूदती है। ठीक है, इसीलिए साथियों यहाँ अपॉन प्रपोजिशन अपॉन का प्रयोग किया गया है और यहाँ ऑन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि साथियों वो जो है मेज से स्पर्श कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं और वह स्थिर भी हैं। क्या है? वह स्थिर हैं। क्या है? वह स्थिर भी हैं। इस तरह से साथियों यहाँ ऑन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दोस्तों गतिशीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अर्थात दोस्तों बिल्ली जो है मेज के ऊपर से कूदती है। यहाँ दोस्तों गतिशीलता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अपॉन प्रपोजिशन अपॉन का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों इसको और अच्छे से समझ लेंगे। रूल नंबर 6 को देख लेंगे। रूल नंबर 6 को देख लेंगे। प्रपोजिशन टिल एंड टू का प्रयोग। प्रपोजिशन साथियों, प्रपोजिशंस टिल और टू का प्रयोग यहाँ साथियों हम जानेंगे। टिल और टू का प्रयोग, ठीक है, यहाँ जानेंगे साथियों टिल और टू का प्रयोग। पॉइंट नंबर 1 और 2 को देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2 के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। टिल का प्रयोग समय को प्रकट करने के लिए किया जाता है। टिल का प्रयोग कैसे किया जाता है साथियों? समय को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि टू का प्रयोग स्थान को प्रकट करने के लिए किया जाता है। टिल का प्रयोग हमें समय बताना होता है तब करते हैं और स्थान बताना होता है तब टू का प्रयोग करते हैं। इसको देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। आई वर्कड टिल 6 PM। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है जब हमें साथियों जब हमें समय बताना होता है तब हम टिल का प्रयोग करते हैं और जब हमें स्थान बताना होता है तब हम टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं साथियों? समय बताने के लिए टिल का प्रयोग करते हैं और स्थान बताने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई वर्कड टिल 6 PM। मैंने किया टिल 6 PM, 6 बजे तक काम। ठीक है, मैंने 6 बजे तक काम किया। यहाँ दोस्तों समय की बात की जा रही है, 6 बजे की बात की जा रही है, इसलिए साथियों यहाँ टिल का प्रयोग किया गया। प्रपोजिशन टिल का प्रयोग किया गया। प्रपोजिशन किसका प्रयोग किया गया है? टिल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रपोजिशन टिल का प्रयोग किया गया है, इसको आप समझ लेंगे। इसी तरह साथियों सी वॉक टू द चर्च, यहाँ स्थान की बात की गई है। सी वॉक टू द चर्च, यहाँ स्थान की बात की गई है। सी वॉक टू द चर्च, टू की बात की गई है यहाँ। सी, वह वॉक्ड द चर्च। दोस्तों यहाँ चर्च की बात की गई, एक स्थान का रूप है, इसलिए दोस्तों यहाँ टू का प्रयोग किया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ चर्च की बात की गई। यहाँ प्रपोजिशन टू की बात की गई है, इसको समझ लेंगे साथियों। रूल नंबर 7 देख लेंगे। प्रपोजिशंस इन और विद इन का प्रयोग। साथियों हमें समझना है इन और विद इन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 और 2 के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। इनका प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो। इनका प्रयोग साथियों कब होता है? जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो। अर्थात दोस्तों निश्चित समय के अंत में हो। ठीक है, निश्चित समय के अंत में हो तब किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग। इसी तरह दोस्तों
विद इन का प्रयोग कब किया जाता है? विद इन का प्रयोग कब किया जाता है साथियों? विद इन का प्रयोग निश्चित समय से पहले का प्रयोग, विद इन का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य निश्चित समय से पहले हो। निश्चित समय से पहले हो, जैसे हमने पढ़ा था तो साथियों पॉइंट नंबर 1 में, जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सी विल कम बैक इन एन आवर, ठीक है, 1 घंटे में वह वापस आ जाएगी। क्या है साथियों? 1 घंटे में वह वापस आ जाएगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में वह वापस आ जाएगी। इस तरह दिया है। यहाँ साथियों दिखाया गया है निश्चित समय के अंत में काम हो रहा है, 1 घंटे में वह वापस आ जाएगी। निश्चित समय, 1 घंटा निश्चित समय हो गया, और दोस्तों एक निश्चित समय दिया जा रहा है कि 1 घंटे में वह उस काम को कर लेगी। क्या कर लेगी? 1 घंटे में उस काम को कर लेगी। ठीक है, इसी तरह साथियों देख लेंगे, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, 1 घंटे के साथ आई शैल रिटर्न, मैं वापस होऊंगा। 1 घंटे के साथ मैं वापस होऊंगा। यहाँ दोस्तों निश्चित समय से पहले की बात की जा रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ विद इन का प्रयोग किया गया है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। आइए साथियों इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 8 को देख लेंगे, प्रपोजिशन विद वाई का प्रयोग। दोस्तों प्रपोजिशंस विद और वाई का प्रयोग, ठीक है, यहाँ समझ लेंगे साथियों विद और वाई का प्रयोग। पॉइंट नंबर 1 और 2 को देख लेंगे, इसके माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। विद का प्रयोग किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों या भौतिक वस्तुओं के लिए होता है। क्या होता है साथियों? विद का प्रयोग किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त, अर्थात दोस्तों जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें जो प्रयुक्त उपकरण हैं या भौतिक वस्तुओं के लिए होता है, या जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग। इसी तरह दोस्तों वाई का प्रयोग कर्ता या डोर या एजेंट के लिए होता है। ठीक है, कर्ता के लिए होता है। ठीक है, इसको समझ लेंगे। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। या ही वॉज किल्ड बाई रबर विद एन एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है एन एक्स। क्या है यहाँ पर? एक दोस्तों टूल्स का काम कर रहे हैं यहाँ। अ रबर, एक लुटेरे के द्वारा किल्ड बाय ही, उसको मारा गया। ठीक है, विद एन एक्स। दोस्तों यहाँ एन एक्स क्या है? एक टूल्स का कार्य कर रहा है, एक उपकरण है। ठीक है, का रबर मतलब यहाँ लुटेरे के द्वारा तो मारा गया, लेकिन किससे मारा गया? एन एक्स से, क्योंकि एन एक्स से मारा गया। ठीक है, इसमें दोस्तों एन एक्स क्या है? एक टूल्स है। एन एक्स से मारा गया किसके द्वारा? रबर के द्वारा, या मतलब लुटेरे के द्वारा उसको मारा गया। ठीक है, इसी तरह देख लेंगे यहाँ विद क्या है? विद एक प्रपोजिशन है। ठीक है, विद क्या है साथियों? एक प्रपोजिशन है। इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं, सेकंड वाला देख लेंगे। द लेटर वाज रिटन बाय हिम विद अ पेन। दोस्तों यहाँ एक पेन है, ये क्या है? एक टूल्स है, एक टूल्स है। यहाँ साथियों विद क्या है? विद का प्रयोग किया गया है। एक, क्योंकि एन एक्स और ए पेन, टूल से पहले विद का प्रयोग किया गया। लेकिन दोस्तों हमें देखना क्या है इसमें? हमें बाई का प्रयोग देखना है। ठीक है, हमें बाई का प्रयोग देखना है। और बाई का प्रयोग क्या था? हमें देखना है बाई का प्रयोग। दोस्तों हमें बाई का प्रयोग देखना था, इसमें देखना है बाई का प्रयोग। द लेटर वाज रिटन बाय हिम विद अ पेन। दोस्तों एक पेन के द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। इसमें दोस्तों हमें देखना है एक कर्ता की बात की जाती है। यहाँ बाय हिम की बात की गई। हिम क्या है? एक कर्ता का रूप है। ठीक है, एक एजेंट का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एजेंट का कार्य कर रहा है। लेकिन दोस्तों विद का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद दोस्तों टूल्स का भी प्रयोग हुआ है।
ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों विद का प्रयोग वहीं होगा जहाँ कार्य करने के लिए एक टूल्स का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ विद अ पेन, एक पेन के द्वारा यहाँ दोस्तों लिखा गया एक लेटर, लिखा गया था एक लेटर, उसके द्वारा एक पेन के माध्यम से एक लेटर लिखा गया था। ठीक है, इसको आपको समझना है। आइए रूल नंबर 9 को देख लेंगे। प्रेपोजिशंस बिटवीन, एमंग और दोस्तों एमंगेस्ट, इसको आपको देखना है इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे साथियों, इसको अच्छे से समझ लेंगे 1, 2, 3 के माध्यम से। आइए साथियों, बिटवीन, एमंग, एमंगेस्ट, इसको समझना है हमें, इसको समझ लेंगे। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दो की बात की जाती है यहाँ। व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है फिलहाल। बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इसको आपको समझना है। इसके साथ ही एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। दो से अधिक की बात की जा रही है यहाँ, दो से अधिक, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, 2 से अधिक के लिए किया जाता है। इस तरह से साथियों एमंगेस्ट का प्रयोग बहुत अधिक के लिए या वस्तुओं के लिए, बहुत अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, एमंगेस्ट का प्रयोग बहुत अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, इसको समझना है आपको। आइए साथियों देख लेते हैं, इन पर आधारित सेंटेंस को देख लेंगे। जैसे दिया है साथियों एग्जाम्पल्स, पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 के माध्यम से इसको समझ लेंगे। द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड रमेश। साथियों यहाँ दिया है द एप्पल, द एप्पल वॉज डिवाइडेड, दोस्तों सेबों को बांटा गया बिटवीन महेश एंड रमेश, रमेश और महेश के बीच सेब बांटे गए। ठीक है, सेब बांटा गया। ठीक है, यहाँ दिया है द एप्पल्स वर डिवाइडेड एमंग महेश, रमेश एंड मुकेश। आप इस तरह से कह सकते हैं, इसको आप देख लेंगे नीचे। जब एमंग की बात की जाती है तो साथियों द एप्पल्स वर डिवाइडेड एमंग महेश, रमेश एंड मुकेश, यहाँ 2 से अधिक की बात की गई है। महेश की बात की गई, रमेश की बात की गई एंड मुकेश की बात की गई है, 2 से अधिक की बात की गई है ना। और साथियों द एप्पल्स वर डिवाइडेड, सेबों को बांटा गया है महेश, रमेश एंड मुकेश के बीच। ठीक है, जबकि दोस्तों वहाँ था सेब को बांटा गया था महेश और रमेश के बीच। सेब को बांटा गया था, वहाँ एक वचनकर्ता की बात हो रही थी, यहाँ बहुवचनकर्ता की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। आइए साथियों सेंटेंस नंबर 3 के माध्यम से इसको समझ लेंगे। पॉइंट नंबर 3 के माध्यम से इसको सेंटेंस 3 को देख लेंगे। दीज 20 एप्पल्स, ये दोस्तों 20 एप्पल्स, 20 सेबों की बात की जा रही है। विल बी डिवाइडेड, होंगे, विल बी डिवाइडेड एमंगस्ट 10 बॉयज, 10 लड़कों में ये 20 एप्पल्स डिवाइडेड बांटे जाएंगे। 10 लड़कों में ये 20 सेब बांटे जाएंगे। ठीक है, इसको आपको समझना है। तब दोस्तों यहाँ किसका प्रयोग किया गया? एमंगेस्ट का, क्योंकि दोस्तों बहुत अधिक की बात की गई। किसकी बात की गई? बहुत अधिक की बात की, अधिकता की बात की गई, बहुत अधिक की बात की गई यहाँ, इसलिए साथियों यहाँ एमंगेस्ट का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों, मैं समझता हूँ सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं साथियों, और अच्छे से समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर
रूल नंबर साथियों देख लेंगे, रूल नंबर 10 देख लेंगे, प्रपोजिशंस फार और फ्रॉम का प्रयोग। यहाँ साथियों हम जानेंगे फार और फ्रॉम का प्रयोग। यहाँ पॉइंट 1 और 2 के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ दिया फार का प्रयोग के लिए किया जाता है, फार का प्रयोग के लिए किया जाता है, के संदर्भ में होता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग से के संदर्भ में होता है। ये पृथकत्व सेपरेशन प्रकट करता है, अर्थात दोस्तों ये किसी चीज़ को जब अलग करते हैं हम किसी चीज़ से, तब दोस्तों ये उस चीज़ को दर्शाता है। चलिए साथियों देख लेंगे साथियों। जैसे दिया है दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। पॉइंट 1 और 2 पर आधारित है ये। यहाँ दिया है साथियों, फार का प्रयोग के लिए किया जाता है और फ्रॉम का प्रयोग से के संबंध में किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब किसी चीज़ को जब अलग करते हैं हम, तब दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और दोस्तों यह दर्शाता है कि किसी चीज़ को अलग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, आई परचेज्ड द वॉच फॉर माई ब्रदर। मैंने खरीदी एक घड़ी फॉर माई ब्रदर, अपने भाई के लिए। किसके लिए? अपने भाई के लिए एक घड़ी खरीदी। ठीक है, यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया क्योंकि दोस्तों सेंस निकल रहा है के लिए अपने भाई के लिए खरीदी, अपने भाई के लिए मैंने एक घड़ी खरीदी। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। दोस्तों अलेक्जेंडर था अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध। क्या था? अलेक्जेंडर था अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ भी के लिए का प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी बहादुरी के लिए। ठीक है, इसको समझ लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, पॉइंट नंबर 2 पर आधारित है ये, ही फेल फ्रॉम द ट्री। दोस्तों वह गिरा फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरा। वह कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। अर्थात साथियों यहाँ पेड़ से अलग होने की बात की गई है और दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग किया गया है से के लिए। ठीक है, पेड़ से गिरा। यहाँ दिया है साथियों, पॉइंट नंबर सेंटेंस नंबर 4 देख लेंगे, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वह क्या है दोस्तों? वह आ रहा है फ्रॉम दिल्ली से। कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से। दोस्तों दिल्ली से अलग हो रहा है वो, इसलिए दोस्तों यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोस्तों दिल्ली से अलग हो रहा है, वह दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। मैं समझता हूँ साथियों इसको आपने समझ लिया होगा। फॉर का प्रयोग के लिए किया जाता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग से के रूप में होता है और दोस्तों ये किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करता है। ठीक है, इसको आपको समझना है। आइए साथियों देख लेंगे, रूल नंबर 11 देख लेंगे। रूल नंबर 11 में दिया है प्रपोजिशंस बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। पॉइंट नंबर 1 और 2 को देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2 के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। रूल नंबर 11 की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 और 2 के माध्यम से इसको समझेंगे। बिसाइड का अर्थ होता है निकट या पास। ठीक है, आपको ये समझना है, बिसाइड का अर्थ होता है निकट या पास। वाई साइड ऑफ होता है, अर्थात इसका प्रयोग निकट या पास के लिए किया जाता है। निकट या पास के लिए किया जाता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त। क्या होता है? इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू होता है। इसका प्रयोग इसके अतिरिक्त के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं समझता हूँ आपने समझ ली होगी। बिसाइड का अर्थ होता है निकट या पास, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त। ये बस समझना है आपको। आइए साथियों पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित प्रश्नों को देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2 पर आधारित एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। गो एंड सिट, जाओ और बैठो, बिसाइड योर ब्रदर, अपने भाई के पास। बिसाइड की बात की जा रही है, अपने भाई के पास जाओ और बैठो, अपने भाई के पास। किसके पास? अपने भाई के साथ। यहाँ बिसाइड क्या है साथियों? बिसाइड क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, बिसाइड क्या है? अपने प्रपोजिशन है, इसको समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कम एंड सिट, आओ बैठो, बिसाइड मी, मेरे पास। क्या है? बिसाइड मी, मेरे पास। बिसाइड क्या है यहाँ पर? एक प्रपोजिशन है। यहाँ मेरे पास की बात हो रही है। कम एंड सिट, आओ और बैठो
मेरे पास। इसी तरह साथियों देख लेंगे, बिसाइड्स की बात कर लेंगे। बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या के अतिरिक्त, इसको समझ लेंगे। बिसाइड्स अ कार, ही हैज़ अ मोटर बाइक। दोस्तों वह, उसके पास है एक मोटर बाइक के अलावा या मोटर बाइक के अतिरिक्त। देखिए दोस्तों सेंस निकल रहा है, उसके पास है, ही हैज़ अ मोटर बाइक, उसके पास एक कार के अलावा एक मोटर बाइक है। एक कार के अतिरिक्त उसके पास एक मोटर बाइक है, या दोस्तों एक मोटर बाइक के अतिरिक्त उसके पास एक कार है। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। सेंस दोनों तरह से निकाल सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ दे रहा है बिसाइड्स अ कार, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें सेंटेंस को सही कैसे करना है, एक कार के अतिरिक्त उसके पास एक मोटर बाइक भी है। क्या है साथियों, एक कार के अतिरिक्त उसके पास एक मोटर बाइक भी है। ठीक है, इसको सही सेंटेंस इसी तरह से हमें बोलना है। दूसरा देख लेंगे, बिसाइड्स अ पेन, एक पेन के अतिरिक्त मोहन बॉट अ बुक, मोहन ने खरीदी एक किताब। ठीक है, एक पेन के अतिरिक्त मोहन ने एक किताब खरीदी। इसको दोस्तों आपको समझना, बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त के लिए किया जाता है, जबकि बिसाइड का प्रयोग निकट या पास के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों देख लेते हैं। रूल नंबर 12 देख लेंगे। रूल नंबर 12 की बात करें, प्रपोजिशन आफ्टर, बिहाइंड और इन का प्रयोग। क्या है साथियों, प्रपोजिशन आफ्टर, बिहाइंड और इन का प्रयोग, इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 के माध्यम से इसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के माध्यम से इसको समझेंगे। किसी पीरियड ऑफ टाइम, दोस्तों यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, अनिश्चित समय की बात की गई है। क्या किया गया है, अनिश्चित समय की बात की गई है। अनिश्चित समय की बात की गई है। क्या किया गया है साथियों, अनिश्चित समय की बात की गई। किसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद किसी कार्य के संपन्न होने का बोध कराने के लिए पास्ट टेंस में, दोस्तों हम इसको पूरा स्क्रीन पर देख लेंगे, बोध कराने के लिए पास्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग होता है तथा फ्यूचर टेंस में इन का प्रयोग होता है। यहाँ दोस्तों सबसे ज़रूरी बात हमें समझना है, पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है, जबकि फ्यूचर टेंस में इन का प्रयोग होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग होता है और दोस्तों फ्यूचर टेंस में उसी स्थान पर इनका प्रयोग होता है। ठीक है, बिहाइंड, पीछे का प्रयोग, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, का प्रयोग स्थान सूचक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, स्थान सूचक के रूप में किया जाता है। इसको दोस्तों समझना है। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम दोस्तों। शी केम आफ्टर 2 days। दोस्तों हमें देखना है आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है, पास्ट टेंस में। यहाँ दोस्तों वर्ब से पता चल रहा है यहाँ पास्ट टेंस की बात की जा रही है। 2 days, सी केम, वह आई आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद। क्या है साथियों, 2 दिन के बाद वह आई। ठीक है, बाद के रूप में किया जाता है आफ्टर का प्रयोग। सी विल, सेकंड देख लेंगे, सी विल कम इन 2 days। दोस्तों सी विल कम, वह आएगी इन 2 days, 2 दिन में वह आएगी। यहाँ फ्यूचर टेंस की बात की गई है तो दोस्तों इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तब दोस्तों यहाँ इनका प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ इनका प्रयोग किया गया है और दोस्तों वह आएगी इन 2 days, 2 दिन में। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। ही डिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। दोस्तों ये दोस्तों पॉइंट नंबर 1 और 2 पर आधारित यहाँ सेंटेंस को लिया है मैंने। जो पॉइंट नंबर 3 है उस पर आधारित नीचे मैं आगे चलकर बताऊंगा, इसको आपको समझना है। यहाँ साथियों दिया है ही डिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। दोस्तों यहाँ दिया है ही डिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, अर्थात दोस्तों उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। यहाँ दिया है साथियों उसने
उसने खुद को एक पेड़ के पीछे पीछे छिपा लिया। यहाँ दोस्तों स्थान की बात की जा रही है, इसलिए साथियों बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? बिहाइंड का प्रयोग किया गया, क्योंकि दोस्तों उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। इसी तरह देख लेंगे साथियों, पॉइंट नंबर 2 पर आधारित है ये। माई हाउस इज़ बिहाइंड अ टेम्पल। मेरा घर दोस्तों एक टेम्पल, एक मंदिर के पीछे है। मेरा घर साथियों एक मंदिर के पीछे है। यहाँ भी साथियों स्थान की बात की जा रही है, इसलिए साथियों यहाँ बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 3 देख लेंगे। इसका पॉइंट नंबर 3 देख लेंगे, जिस पर आधारित हम सेंटेंस को भी देखेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ दोस्तों निश्चित समय की बात की जा रही है। पॉइंट ऑफ निश्चित समय होने पर फ्यूचर टेंस के साथ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन साथियों एक अपवाद है, ये एक अपवाद है। यदि दोस्तों फ्यूचर टेंस में दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है या दोस्तों निश्चित समय की बात की गई है, तब दोस्तों हम इनके स्थान पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब निश्चित समय की बात की जाती है तब फ्यूचर टेंस में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों अनिश्चित समय की बात की गई है तब दोस्तों वहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। जैसे साथियों एग्जाम्पल्स के माध्यम से पॉइंट 3 पर आधारित प्रश्न है ये। ही विल कम आफ्टर 5 PM। दोस्तों जब 5 PM की बात की गई, यहाँ निश्चित समय की बात की गई, तब साथियों यहाँ आफ्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया गया। और दोस्तों हमें बिल से पता चल रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, बिल से हमें पता चल रहा है क्योंकि सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया गया है, और उससे पता चल रहा है हमें सेंटेंस फ्यूचर टेंस में। इस तरह से दोस्तों हम कहेंगे ही विल कम आफ्टर 5 PM। दोस्तों वह 5 बजे के बाद आएगा। क्या है दोस्तों? वह 5 बजे के बाद आएगा। ठीक है, इसको समझ लेंगे। सेकंड वाला देख लेंगे, सी विल कम आफ्टर सनसेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ सनसेट की बात की जा रही है, एक निश्चित समय की बात की जा रही है। वह आएगी आफ्टर सनसेट, सूरज छिपने के बाद। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, सूरज छिपने के बाद वह आएगी। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने लिए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, इसको आप देख लेंगे। ऑर्डर यहाँ दिया है साथियों, शब्द ऑर्डर दिया है, शब्द ऑर्डर दिया है, रीच दिया है, अटैक दिया है, रेसिस्ट दिया है, सक्सीड दिया है, इन्फॉर्म दिया है, रिसेंबल दिया है, असिस्ट दिया है, अफेक्ट दिया है, स्ट्रेस दिया है, डिस्कस दिया है, कंसीडर दिया है, डिमांड दिया है, इन्वेस्टिगेट दिया है, एंटर दिया है, ज्वाइन दिया है। दोस्तों उपरोक्त क्रियाओं का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में किया जाता है, दोस्तों जितनी भी क्रियाएं हैं इनका दोस्तों जो वर्ड दिए गए हैं दोस्तों ये क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में किया जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इनके साथ प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है, इनके साथ दोस्तों प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये शब्द आपको नोट करके रखना है। ऑर्डर, रीच, अटैक, रेसिस्ट, सक्सीड, इन्फॉर्म, रिसेंबल, असिस्ट, अफेक्ट, स्ट्रेस, डिस्कस, कंसीडर, डिमांड, इन्वेस्टिगेट, एंटर, ज्वाइन। उपरोक्त क्रियाओं का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इनके साथ प्रपोजिशंस का प्रयोग, किसका साथियों? प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, ये सारे शब्द दोस्तों वर्ब हैं, और दोस्तों जब एक्टिव वॉइस दिया होता है किसी सेंटेंस में तब दोस्तों प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे साथियों हम देखेंगे सी रिसेंबल हर मदर। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमें सिर्फ ये देखना है कि रिसेंबल का प्रयोग किया गया है और दोस्तों वाक्य एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, वाक्य यहाँ एक्टिव वॉइस में, इसलिए दोस्तों यहाँ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नो प्रपोजिशन। ठीक है,
इसी तरह देख लेंगे दोस्तों, ऑर्डर्ड की बात की गई है यहाँ। ऑर्डर्ड की जब बात की गई है, ये दोस्तों एक वर्ब है और दोस्तों यहाँ जो सेंटेंस दिया है ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इसलिए दोस्तों नो प्रपोजिशन, यहाँ नो प्रपोजिशन की बात की गई है। इसी के साथ ही दोस्तों देख लेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे वी शैल डिस्कस। यहाँ दोस्तों हमने जैसा कि पढ़ा था ऊपर, डिस्कस का प्रयोग जहाँ होता है और दोस्तों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया हो और तब दोस्तों प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया गया है और दोस्तों नो प्रपोजिशन की बात की गई है। इसी तरह देख लेंगे दोस्तों सेंटेंस चौथा देख लेंगे, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। दोस्तों हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेटिंग द केस। दोस्तों यहाँ एक्टिव वॉइस में दिया है सेंटेंस, इसलिए दोस्तों यहाँ एक्टिव वॉइस में दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है, नो प्रपोजिशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेट हमने पढ़ा था, ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ दोस्तों प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर अपलोडेड वीडियो का नोटिस मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।